जो काम देने वाला है वो ही खुद बोल रहा है कि अरे इसको क्या जरूरत है काम की. People are little hesitant to accept reality show singers, especially winners. I feel as a musician, Abhijit Bhai is very successful as a musician. उन्होंने उनकी आवाज, उनके गाने, it's very impactful. Composition wise भी अगर जैसे ये नोट को थोड़ा खींच के रखना या फिर स्पेशली के सर उसमें बहुत अच्छे है कि एक सिंपल तरीके से एक मैसेज पोर्ट्रे करते हैं और एकदम दिल को छूती है. We have the Shahzeb and Abhijit Sawant. Let's have you guys with us on Bollywood Hungama. Hey, thank you so much, Faridun. मैंने आपके काफी interviews देखे and I'm really excited for this conversation. Thank you very much. And tell us something about the idea behind Tera Rishta. So Tera Rishta ना जब गाना मैंने बनाया था पहले composition इसकी बनाई थी and इसको फिर मैं usually क्या करता हूँ मैं जब composition बनाता हूँ ना मैं तो usually एक drive पे निकलता हूँ and थोड़े यहाँ के गाने सुनता हूँ तो उस दौरान ना अभिजीत भाई के गाने बजे और तब मुझे आइडिया आई कि एक collaboration करते हैं अभिजीत भाई के साथ and अभिजीत भाई को पूछा मैंने गाना भेजा and from there it released and I'm really proud of the final result. And Abhijit, how was the collaboration process for you like? मेरे लिए एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है क्योंकि मैं बहुत बार ह्यूस्टन गया हूँ, टेक्सास खासकर गया हूँ. सो एक फ्रेंड है हर्ष करके, सो ही इज अ वीडियो डायरेक्टर और वो भी ऐसे ऑनलाइन हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी एंड आई वेंट देयर टू शूट वीडियोस. तो ही सजेस्टेड मी कि शाहजेब करके एक लड़का है बहुत अच्छा गाता है and he has a very good composition, you should collaborate with him. तो मैंने कहा कि चलो सुनते गाना, क्योंकि बहुत बार आता है ऐसा होता है कि कोई ना कोई आता है लेकिन क्या सच में कॉम्पोजिशन में इतनी पावर है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एज अ सिंगर गाने के लिए कुछ मिलना चाहिए. सो बट व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग इट वाज ब्यूटीफुल. सो देन आई थॉट कि चलो कुछ भी हो जाए वी शुड डू दिस कोलैबोरेशन. So आप लोगों ने record आप लोगों ने कैसे किया? Did you record like remotely or were you together in the studio? How was it? तो असल में क्या हुआ था कि हम चाह रहे थे कि अभिजीत भाई ह्यूस्टन आए और यहाँ पे रिकॉर्ड करे, लेकिन उस दौरान ना कोरोना वायरस काफ़ी फैला हुआ था. तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्योंकि या तो डिले कर सकते थे प्रोजेक्ट लेकिन पता नहीं था कि कब तक ये कोरोना वायरस चलेगा. फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग अलग अलग शूट करते हैं और मतलब लाइटिंग और ये सब हर्ष भाई ने कोलैबोरेट किया वहाँ के डायरेक्टर से और अभिजीत भाई ने वहाँ पे शूट किया, मैंने यहाँ ह्यूस्टन में शूट किया. और कंप्लीट एक्सपीरियंस. इवन ये लॉकडाउन का टाइम था, सिचुएशन वाज नॉट दैट ग्रेट. ऑफ कोर्स उतना दूर जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग सब बस एक दूसरे को रेफरेंसेस भेजते थे, आइडियाज भेजते थे एंड दैट्स हाउ वी इवन रिकॉर्ड द होल सॉन्ग आल्सो. मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया और फिर फिर वो कुछ पार्ट्स सही लगे नहीं लगे, फिर ऐसे चलता रहता है. थैंकफुली क्या कोविड के टाइम में टाइम बहुत था हम लोग के पास, तो बहुत फुर्सत में उसको पूरी तरह से शूट किया गाना. ओके, तो गाना रिकॉर्ड करने का प्रोसेस किस तरीके का था? लिरिक्स किसने लिखी थी? It's all done by Shahzeb. जी हाँ, मैंने I'm the one who wrote the lyrics and the composition as well and मैं चाह रहा था पहली composition जो मैंने भेजी थी अभिजीत भाई को, lyrics and everything, वो थोड़ी अलग थी. हम लोग ने फिर बात की कि थोड़ा इसको ना एक सैड टच डालते हैं गाने में, क्योंकि पहले एकदम मतलब ऐसा नहीं था कि हार्ट ब्रेक वाला गाना. तो फिर मैंने कॉम्पोजिशन में थोड़ी चेंजेस की और लिरिक्स में मैंने थोड़े अलग लिरिक्स लिखे जो एकदम थोड़े हार्ट ब्रेक की फीलिंग आए उसमें. एंड उसके बाद मैंने अभिजीत भाई को भेजा एंड अभिजीत भाई लव दैट कॉम्पोजिशन. तो फिर हमने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि किस तरह हम लोग कौन सा कोलैबोरेशन किस तरह करेंगे हम लोग गाने में. एक्चुअली बहुत बार ऐसे होता था कि कुछ चेंजेस करने पड़ते थे क्योंकि एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाता है हर म्यूजिशियन, बट एक सिंगर
को क्या कभी कभी पसंद आता है, वो भी खासकर जब कोलैबोरेशन हो तो दूसरे सिंगर की भी एक अपनी अपनी अगर एक पर्सनल चॉइस हो तो बहुत अच्छा होता है उसमें। एंड दैट्स हाउ फिर हम लोग ने लिरिक्स पे बहुत अच्छी टाइम स्पेंड किया, चीजों पे, हर वर्ड, तेरा रिश्ता अगर आ रहा है तो मेरा एक लाइन क्या होना चाहिए, तो सब चीजों पे बहुत हम लोग ने काम। इनफैक्ट हम लोग ने हर्ष भाई से कोलैबोरेट करके हर्ष भाई ने एक कहानी बनाई थी, और बल्कि ये भी हम लोग ने पहले से प्लान करके रखा था कि कौन सा पार्ट कौन गाएगा और वीडियो पे किस तरह से विजुअलाइज करेंगे हम। तो जो क्लाइमैक्स सीन है, इसमें आलाप करके अभिजीत भाई आएंगे एंड एक इम्पैक्ट आएगा उसमें। फिर इस तरीके से हम लोग ने मतलब एक दूसरे से बात की हम लोग ने। आई थिंक सुनील भाई जिन्होंने डायरेक्ट की थी, सिनेमाटोग्राफर जो वहाँ पे इंडिया में करे थे, उनके साथ हर्ष भाई ने बात की और फिर फाइनली एक आइडिया आई और उसको हम लोग ने फिर एग्जीक्यूट किया। Great. And so Abhijit, you became the sensation after Indian Idol. And आप बहुत ही ज़्यादा, you're a very very busy performing artist. लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि that आपको फिल्मों में सुनना चाहेंगे वो। हम आपके गाने फिल्मों में क्यों नहीं सुनते इतना? Actually, मेरे लिए या किसी भी रियलिटी शो के सिंगर के लिए अगर आप बात करें कि प्लेबैक के लिए या इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं एक सिंगर को प्लेबैक इंडस्ट्री में अपना अपना दमखम दिखाने के लिए या अपनी जगह बनाने के लिए। एट द सेम टाइम अगर मतलब कहीं अगर सही चीजें लग गई, कहीं तरीके से सही से आप उस रास्ते पर मिल गए या कोई आपको सही गॉडफादर मिल गया तो बात अलग है। बट अदरवाइज इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। आप यू तो नो एवरीथिंग, यू हैव डन मेनी इंटरव्यूज विद मेनी अदर प्लेबैक सिंगर्स आल्सो। बट हम शायद एक साइड से ये भी भूल जाते हैं या हम लोग नहीं कवर कर रहे हैं इस चीज को कि इस इंडस्ट्री में सिंगरों की बहुत कम चलती है। वी हैव वेरी वेरी फ्यू टेक्स टू एक्चुअली, हमारे हाथ में बहुत कम चीजें हैं। और मेरे जैसे सिंगर के लिए जो ऑलरेडी मतलब मुझे याद है एक मेरे साथ एक बहुत किस्सा हुआ था। मैं स्ट्रगल जब कर रहा था तो मैं एक स्टूडियो का नाम नहीं लूंगा, बट आइडल के बाद की बात है, तो मैं गया मिलने उनसे और मैं बाहर बैठा था क्योंकि मतलब मैं ऐसा एंटर करना नहीं चाहता था। तो मैं बाहर बैठ के वेट कर रहा था कि वो आए और फिर सुनेंगे या फिर मुझे बुलाएंगे। तो बट हुआ ये कि लोग जमा हो गए बाहर और भीड़ वहां बाहर गेट के बाहर जमा हो गई। सो सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनको बाहर आना पड़ा वो म्यूजिक डायरेक्टर को देखने के लिए कि कौन बाहर आ गया यार, कि भीड़ जमा हो गई। सो सिचुएशन बहुत अजीब हो जाती थी कभी कभी कि आप स्ट्रगल भी करने आए हो, आप काम मांगने आए हो और इतना मतलब ऐसी चीज हो गई कि जो काम देने वाला है वो ही खुद बोल रहा है कि अरे इसको क्या जरूरत है काम की। सो उस तरह से एक इमेजरी बहुत बहुत ज्यादा अलग बन जाती है, खासकर रियलिटी शो से आने वाले सिंगर की। और उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अदरवाइज इफ यू से कि टैलेंट में कमी है या म्यूजिकलिटी में कमी है या सिंगिंग में प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो साइड था। जो मेन इशू था हम लोग का या मेन इशू है, अगर वी आर नॉट डूइंग लॉट ऑफ प्लेबैक सॉन्ग्स, दैट इज दिस इशू कि पीपल आर लिटिल हेजिटेट टू एक्सेप्ट reality show singers, especially winners. Okay, that's an interesting thought. लेकिन जैसे I think काफी I think artists हैं, I think मुझे लगता है सुनिधि चौहान है, श्रेया घोषाल हैं, तो काफी आर्टिस्ट जो हैं वो भी रियलिटी शो से आए हैं। I think they ended up making a mark. Yeah, but वो सारे जो आप जिनके नाम लिए वो सारे आइडल के पहले का बैच है। आप कुणाल गांजा वाला भी बात कर ले या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट इन्होंने वो टाइम था जब रियलिटी शोज का जो एक लुक था, एक जो
जो चेहरा था वो वैसा नहीं। और वो इतने बड़े शोज नहीं हुए जितना इंडियन आइडल हुआ था। हम लोगों के लिए खासकर मेरे लिए वो सिचुएशन बहुत अलग थी। मतलब आई रिमेम्बर मैंने एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर को फोन किया था, और बहुत नामचीन बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको मैं पूछा कि आई कॉल्ड हिम कि सर मैं अभिजीत सावंत बात कर रहा हूँ, मैं अभी इस साल इंडियन आइडल जीता हूँ। तो उन्होंने, अरे अभिजीत सावंत द स्टार, तुमको क्या जरूरत है काम की। सो दैट काइंड ऑफ ऑलवेज एक कहीं पर एक बैगेज होता है, या एक कहीं पर एक प्रेशर होता है उस तरह का कि, और उसमें से कैसे निकले या कैसे उस चीज को हैंडल करे। स्पेशली मुझे तो बहुत डिफिकल्ट था, और अभी भी है। खासकर कई बार एम्बैरेसमेंट होती है ये देख कर कि बड़े बड़े लोगों के सामने आपको इतनी इज्जत मिल रही है, जो टैलेंटेड या जो कहे तो बहुत अपने ओहदे में बहुत बड़े हो चुके हैं, उनके लाइन में आपको खड़ा किया जाता है या आप खड़े रहते हो, और आपको ज्यादा इज्जत मिलती है उनको, बिकॉज यू आर अ पब्लिक फेस और यू आर अ पॉपुलर फेस। तो ये चीज कहीं ना कहीं अगर हमें फील हो रही है, मुझे फील हो रही है उस तरह से कि अरे यार इनके सामने मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, तो कहीं पर उनको भी फील होती होगी अलग तरीके से। यू नो व्हाट आई मीन। No, तो I get that. तो उस चीज का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमेशा हम लोग को रहा है। नहीं, बिकॉज मुझे हमेशा मैंने ये महसूस किया है कि दैट आपकी अच्छी आवाज है, एंड I'm a bit surprised कि that we've not heard many of your songs maybe in say movies, which is unfortunate, and I hope that the perception changes about you. Alright, so Shahzeb, जब आप देखते हैं अभिजीत सावंत का स्ट्रगल, जब आप देखते हैं तो आपको क्या उसमें सीखने को क्या मिलता है? आप ह्यूस्टन में आप हैं, बहुत से जो लोग जो हिंदुस्तान से बाहर हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और उनको चकाचौंध बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करती है, लेकिन जो स्ट्रगल है वो रियल है। हाँ, अभिजीत भाई की मैंने जर्नी देखी, क्योंकि मैं एक फैन भी हूँ इन वे। मैंने उनका इंडियन आइडल मैंने पहला देखा था। मैंने आई थिंक खाली पहला ही इंडियन आइडल मैंने देखा है, और मैंने फॉलो किया था वो अभिजीत भाई को मैंने जीतते हुए देखा था। एंड उनकी स्ट्रगल, मैंने उनके काफी गाने सुने, मतलब कि प्राइवेटली तो निकालते रहते हैं। एंड आई फील लाइक क्योंकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को इतना स्पॉटलाइट नहीं मिलता है, लेकिन म्यूजिक, एक म्यूजिशियन की जर्नी को सक्सेस से कभी मेजर नहीं किया जाता। आई फील लाइक उनके जैसे काफ़ी आर्टिस्ट है जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी है और उनकी म्यूज़िक में एक इन्फ्लुएंस आता है, मतलब कि मेरे जैसे आर्टिस्ट को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड वो हमेशा रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दौर आता है कि कुछ गाने चलते हैं और उसके हिसाब से सिंगर्स काफ़ी फेमस हो जाते हैं, काफ़ी स्पॉटलाइट मिलती है, जो कि सही है। लेकिन काफ़ी म्यूजिशियंस को अभी भी मतलब उसी जो काम करते हैं, जिस तरह से अभिजीत भाई के काफ़ी मैंने देखे जो निकले और उनसे इन्फ्लुएंस होता हो अभी भी। और उनकी आवाज़ में एक ऐसी चीज़ है कि के हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं, और मतलब एक मैजिक है उनकी आवाज़ में। और जैसे तेरे रिश्ता में मेरा एक ये भी था कि मैंने जुनून एल्बम सुनी थी, और उसमें जुनून जो गाना जो मेन था और टाइटल ट्रैक का, वो मैंने एक दफ़ा अभिजीत को करते हुए देखा है, अभिजीत भाई को। लेकिन फिर मैंने कोई ऐसा गाना देखा नहीं था जो इस तरह के जॉनर में था, रॉकिश जॉनर में आए। तो इसलिए मुझे मूड था कि मैं अगर अभिजीत भाई के साथ कोई कलैब करता हूँ तो कुछ ऐसा करूँ जो मुझे पसंद आता है। कि जुनून एल्बम ही मैं सुन रहा था जब गाड़ी में, आपको बोला ना कि कॉम्पोजिशन बन के मैं वहाँ गाड़ी में सुन रहा था, तो अभिजीत भाई का जुनून गाना सुन रहा था मैं। तो उससे मुझे एक आइडिया आई थी कि कि अभिजीत भाई को अप्रोच करे और देखे कि कि अभिजीत भाई को कैसा लगता है गाना। बट एज फार एज द जर्नी, आई फील एज अ म्यूजिशियन अभिजीत भाई is very successful as a musician. उन्होंने उनकी आवाज़, उनके गाने, it's very impactful. शायद इतना फिल्मों में गाना नहीं मिले, लेकिन अगर फिल्मों से अगर हम करेंगे मेजर सक्सेस, तो काफ़ी वो आर्टिस्ट है जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी है लेकिन सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे। So I feel like we shouldn't measure music with film. Okay, that's interesting perspective. Okay, now considering आप ह्यूस्टन में आप रह रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप उर्दू में आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं,
तो जब आप एक पराये मुल्क में हैं, एक तरीके से अगर देखा जाए, वहाँ पर आपके जो कम्युनिकेशन आपका मैक्सिमम टाइम में जो होता होगा, वो या तो अंग्रेजी में होता होगा, या फिर अगर आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी यूजुअली इंग्लिश में बात करते होंगे, या फिर शायद उर्दू में या फिर हिंदी में, हिंदुस्तानी में शायद उस तरीके से उतना बातचीत नहीं होती होगी। तो आपकी नज़र में तलफ़्फ़ुज़ की क्या अहमियत है, प्रोनाउंसिएशन की क्या अहमियत है? एक्चुअली मैं यूजुअली ना मेरी क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ ऑफ कोर्स मैं जैसे यहाँ पे पैदा हुआ, तो काफ़ी कन्वर्सेशन मेरी इंग्लिश में ही होती है यहाँ पे मतलब एक देसी का मतलब काफ़ी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देसी नहीं है, यहाँ पे हम लोग फिर भी बात करते हैं, जैसे मेरी फैमिली के साथ मैं उर्दू में ही बात करता हूँ। और यूजुअली गाने के टाइम पे ना जब मैं लिरिक्स लिखता हूँ, जब गाने से पहले मैं तलफ़्फ़ुज़ को थोड़ा एम्फसाइज़ करता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ अपने पेरेंट्स से कि ये किस तरह से सही तरह से के प्रोनाउंस किया जाता है। सो जैसे सुकून जो कैफ है, और एक क्यू साउंड है, मतलब कि ऐसी चीज़ें कभी-कभी ट्रांजिशन में लूज हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी भी तलफ़्फ़ुज़ अगर सही तरह से कर सकूँ, मैं उसको सही तरह से अनाउंसिएट करूँ। ओके, अभिजीत, आपकी आपकी लिए कितना इम्पोर्टेंट है राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर अ सिंगर? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी परवरिश ही उस तरह से। मैंने 2 साल गजल सीखा है, तो मैंने एक्चुअली जो प्रोफेशनल सिंगिंग शुरू की सीखने की, वो पहले मतलब मेरे अंकल से जो मैंने एक स्टार्टिंग में जो एजुकेशन ली म्यूजिक की प्रैक्टिस करना, वो एक अलग हो गया। लेकिन किसी टीचर के पास जाकर खुद पर्सनली सीखना जो शुरू होता है, वो मैंने एक्चुअली गजल से शुरू किया। तो मैं 2 साल गजल सीखा। तो उस टाइम में एंड आई वाज लाइक 12-13 साल का था मैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, ज्यादा छोटा भी नहीं था। तो उस वक्त वो तलफ़्फ़ुज़ सही होना और वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, और स्पेशली बिकॉज़ आई एम अ महाराष्ट्रियन, तो हम अलग तरीके से बात करते हैं, वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। तो बहुत उस पे काम किया जाता था। और और सबसे बड़ा आदर्श या आइडल कहें, या सबसे बड़ा एक जो रोल मॉडल कहें, वो लता मंगेशकर जी थे। तो लता दीदी के जो भी इंटरव्यूज थे, तभी मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था या सुना था शायद, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने उर्दू सीखी है प्रॉपर, और मैंने प्रॉपर सीख कर मैं ये म्यूजिक में अपना काम कर रही थी और वो भी बीच में उन्होंने सीखे, ऐसा नहीं कि पहले सीखे एंड देन आए इंडस्ट्री में। वो प्लेबैक कर रहे थे, और फिर उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से उर्दू सीखी, और फिर अपनी जर्नी आगे बढ़ाई। और ये चीजें जो है ना, हम एज अ म्यूजिशियन सिंगर, क्योंकि हम लोग सारे जो नए लोगों से या पुराने लोगों से, हम जो उनकी जो खास प्रभावित करने वाली जो चीजें होती है, उनसे हम बस संजो रखे रहते हैं। एंड ये मेरे मेरे जहन पर या दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। तो इसलिए हमेशा प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता था मेरे लिए। कई लोग आज की तारीख में, कई लोग नुक्ते को भी गलत तरीके से मत समझते हैं। मतलब वो सिर्फ ये ख और वो ख बोलना मतलब ही नुक्ता सही है और प्रोनाउंसिएशन सही है, इसको इसको सही प्रोनाउंसिएशन समझते हैं। तो वो एग्जैक्टली आजकल मतलब उर्दू को समझने की कोशिश भी नहीं करते। ख बोल दिया, गम बोल दिया, मतलब बहुत बहुत सारी नई जनरेशन को ऐसा लगता है कि सही बोल रहे हैं हम लोग उर्दू, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। उर्दू को आप कई बार क्या बोल सेंटेंस के साथ भी उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। बट बट आज की तारीख में एक बहुत अलग बात हो रही है, खासकर नए टाइम में, इस जनरेशन में या इस टाइम में, दैट इज हम लोग जब, मैं ये हमेशा कहता हूँ, मेरे लिए एक तकिया कलम टाइप हो गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग जब इंडस्ट्री में आए थे, तो हमें उर्दू सीखनी पड़ती थी, या उर्दू सीखो, ये इम्पोर्टेंट था। लेकिन आज जो, क्योंकि तभी जो एक इम्प्रेशन था वो उर्दू का ज्यादा था। आज हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में कहिए या गानों में कहिए, पंजाबी का ज्यादा है। तो आजकल पंजाबी शायद सीखनी पड़ेगी। आज के आने वाली जनरेशन में भी शायद पंजाबी ज्यादा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आज आप देखिए
हिंदी गाने में भी पंजाबी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा है, वर्ड को प्रोनाउंस करने का एक तरीका ज्यादा है, और वो एक मिश्रित हो गया है कहीं पर उर्दू एंड पंजाबी के वर्ड्स को। कई बार उन चीजों को आइडलाइज भी किया जाता है जो गलत तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, और उनको और ज्यादा प्रमोट भी किया जाता है। बट ये है, चीजें हैं, ये इन चीजों को कहीं पर अडॉप्ट करना पड़ेगा हम सभी को। That's interesting. In fact, आपने बताया कि that आप महाराष्ट्रियन हैं, और आपने लता जी का आपने बताया, even आशा भोसले जी भी, I think उन्होंने भी, उनके भी उर्दू के ट्विटर थे, and उनका भी जो तलफ़ुज़ है वो उर्दू का बहुत ही कमाल का उनका तलफ़ुज़ है, and I think that is why they are what they are in terms of जो इतना लंबा अरसा उन्होंने गुजारा है, और अभी I think मेरे ख्याल से आगे आने वाले कई डेकेड्स जो हैं वो लता मंगेशकर और बट ये फिरदौस, आप मतलब ये बात बोल रहे हो ना, मुझे याद है। हाँ, फिर तो आप ऑफ कोर्स मतलब ये जो सारी जो पुराने जो सिंगर कहे या जो हमारे एक्चुअल लेजेंड्स कहे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है या मतलब चीजें एक तरीके से संजोई है उनके बारे में। आज की जनरेशन खासकर कितना इस चीज पर फोकस करती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये शायद समझना बहुत अलग होगा। हम लोग शायद उस चीज को रिलेट कर पाए लेकिन आज की जो नई जनरेशन है कितना रिलेट कर पाती है इन चीजों से, वो शायद साजिद बता सकता है इस चीज के बारे में। मैंने ना एक्चुअली मैं शाजिद के पास, मेरे पास रिलेटेड एक क्वेश्चन है इसके लिए। जैसे आप सोनू निगम को अपना आइडल मानते हैं, मोहम्मद रफी साहब को आप अपना एक तरीके से आप आइडल मानते हैं ना, जैसे जनरेशंस की बात कर रहे हैं अभिजीत, तो उसी तरीके से सोनू निगम लिटरली खुदा मानते हैं मोहम्मद रफी को, और आइडलाइज करते हैं उनके सारे गानों को, जिस तरीके से उन्होंने, मतलब आई थिंक जो उनका जो नुक्ते साफ हैं, मेरे ख्याल से शायद वो मोहम्मद रफी साहब की जो डिवोशन है इनमें भी शायद उसकी वजह से शायद उनके नुक्ते इतने साफ हैं। तो ये जो एक मोहम्मद रफी और सोनू निगम दोनों में जो एक ट्रेडिशन की बात जो अभिजीत ने जिस तरीके से कही कि वो एक किसी को गुरु बना लेना और उससे सीखना एंड उस लेगेसी को आगे लेके जाना, वो आपकी नजर में कितना इम्पोर्टेंट है, और आपने कितना सीखा है अपने जिन लोगों को आप अपना आइडल मानते हैं? बहुत सीखा है मैंने। के सर भी को भी बहुत फॉलो करता हूँ मैं, लेकिन उनके गाने बेसिकली एक फाउंडेशन की तरह है, राइट? क्योंकि अगर कोई गाना कंपोज करता हूँ मैं तो उनसे ही इन्फ्लुएंस हुआ, राइट? क्योंकि उनके गाने इतने सुने मैंने कि उनसे ही मैंने सीखा है, और काफ़ी चीज़ें अभी भी मैं सीखता हूँ। मैं सुनता हूँ, कभी कभी रफ़ी साहब को सीखता हूँ या फिर सोनू निगम सर को या के सर को, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिस तरह से इमोशंस किधर लाना, किधर छोड़ना, किस तरह से इसको सिंपल सा रखना, ज़्यादा कुछ नहीं करना कि कि इमोशन लूज हो जाए। और मतलब वो चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी सीखने को मिलती है। कॉम्पोजिशन वाइज भी, अगर जैसे ये नोट को थोड़ा खींच के रखना, या फिर स्पेशली के सर उसमें बहुत अच्छे है कि एक सिंपल तरीके से एक मैसेज पोर्ट्रे करते हैं और एकदम दिल को छूती है, एंड सोनू निगम सर टू एंड रफ़ी साहब भी। सो इट्स डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि उनसे सीखूं मैं और उनके गाने हमेशा बजाते रहूं। और मतलब कि ऐसा भी काफ़ी अभी होता है कि नए वाले जो सिंगर्स हैं हम उनके भी गाने सुनते हैं, जैसे जुबिन हो गए, अरिजीत सिंह इज ग्रेट एज वेल, तो उनके भी गाने सुनते हैं, लेकिन फिर वापस मतलब सोनू निगम सर के उनके गाने पे आ जाते हैं, एंड देयर सो मच टू लर्न। जब भी मैं सुनता कुछ ना कुछ सीख कर आता हूँ। That's amazing. So I think we can go on and talking. Definitely, yeah. It's proving to be a very fine conversation. But I believe आप लोग you're extremely tied up as well. So मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग तेरा रिश्ता की कुछ लाइनें अगर हमें सुना सकें। Sure. I guess अभिजीत भाई मैं start कर दूँ या? I guess मैं start कर। Okay. आंखें ढूंढती है तुझको मेरी आज भी, और सांसें है मेरी उस पल में कुछ यूं थम चुकी। दिल ये जो मेरा है वो यूं पल में तोड़ जाएगा। यादें जो तेरी है
वो सदा छोड़ जाएगा जो तेरा रिश्ता था मुझको मिला तो दिल को सुकून सा था मिला सीने में सांस है मुझ में भी आस है पर आंखों से क्यों आंसू बहे होठों की हंसी से गम हो छुपा रहा आंखों में बहते पानी से तेरी याद मिटा रहा तुझ बिन हुआ अधूरा जैसे सांस बिन हवा हर लम्हा तेरी हसरत करता है दिल मेरा पर इश्क वफा था एक तरफा दर्द दगा में सह रहा होठों पे है हंसी धड़कन भी चल रही पर आंखों में आज भी है नमी जो तेरा रिश्ता like that. Fantastic, fantastic, fantastic. Very nice. It's a difficult composition. And yeah, well done, well done. So thank you, Abhijit, and thank you, Shazia, for your time, and congratulations for Tere Rishta, and all the best wishes for your future ventures. Thank you very much. Thank you, Firdo bhai. Thank you so much. और I'm a big fan. मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, खासकर सोनू जी के साथ और सारे सिंगरों के साथ. I must give you a compliment that कि आप one of the पर्सन होंगे जो शायद इतने डीपली सिंगरों से बात करते हैं. So thank you very much. Thank you very much. मैं भी कहना चाहूँगा मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो चीज़ें मैंने कही मेरे जिसको मैं जिसको फॉलो करता हूँ मैंने काफ़ी आपके इंटरव्यूज देखे और मैंने उनको ही फॉलो करके मैंने नोट किया कि कि तलफ़ुज़ कितने मायने रखते हैं और कितना हम लोग को उसको नोट करना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है गाने में. तो मैंने भी काफ़ी आपके गाने मैंने आपके इंटरव्यू सुने एंड it's a pleasure to be in communication with you right now. Thank you very much. Thank you, and all the best wishes to both of you. Good night from India. Thank you.